गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पीछे की क्लास में शायद जो पढ़ रहे थे इरिगेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। हमारी पिछली जो क्लास थी इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी या वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का सेकंड क्लास थी। आज की जो क्लास है, आज की क्लास आपकी क्लास नंबर थर्ड है। ठीक है, तो शायद पीछे की क्लास में हम लोग जो देख रहे थे, पीछे की क्लास में यहाँ तक इरिगेशन सिस्टम के बारे में हम लोग कंटिन्यू कर चुके थे। इरिगेशन सिस्टम के बारे में हम लोग पीछे की क्लास में पढ़ रहे थे। यहाँ तक शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो ये लेवल है ड्राफ्टमैन का, इससे बाहर की चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। ज़्यादातर हमारा फोकस होना चाहिए बहुत ही बेसिक चीज़ों पे, एडवांस चीज़ों पे नहीं। हमें जेई और एएन लेवल पे नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ अपना लेवल जो है जेई लेवल तक बना के रखना है। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई, टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई के प्रकार। सिंचाई के प्रकार आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर बात किया जाए टाइप्स ऑफ इरिगेशन या सिंचाई के प्रकार के, बहुत सारी मेथड है सिंचाई की, और उनका अलग अलग जगह हर एक टाइप्स के सॉइल की कंडीशन या लैंड के टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स के इरिगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला मेथड है फ्री फ्लोडिंग। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि फ्री फ्लोडिंग किस टाइप्स के लैंड के लिए सुटेबल है और किस क्रॉप्स के लिए सुटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है आपका बॉर्डर फ्लडिंग। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर फ्लडिंग में किस टाइप्स के लैंड या टोपोग्राफी वाली लैंड के लिए ये इरिगेशन यूज में लिया जाता है। थर्ड है आपका चेक फ्लडिंग। जैसा कि चेक नाम से ही यहाँ पता चल रहा है कि इसमें प्लाट को छोटे छोटे चेक्स में हम क्या करते हैं, डिवाइड करके चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ है आपका बेसिन। बेसिन फ्लडिंग। बेसिन का मतलब हुआ यहाँ पे क्या होता है, हम डिचेज बनाते हैं, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं या सर्कुलर शेप में होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और वो डिचेज जो होते हैं ना मेरे भाई, उसी में क्या है कि हम प्लांट को उगाते हैं। मतलब ये ऑर्चार्ड, मतलब बाग बगीचे के लिए ये इरिगेशन मेथड यूज में लिया जाता है। देन नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर आपका फुरो इरिगेशन। यहाँ पे भी हम देखेंगे कि यहाँ पे फुरो और क्या होता है, डिशेज बनाए जाते हैं, चैनल्स, फुरो और चैनल्स बनाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम स्प्रिंकलर इरिगेशन में पूरे जो लैंड होता है उस पूरे एरिया को हम इरिगेट नहीं करते हैं, और मतलब ये ऐसी सॉइल के लिए सुटेबल होती है जिसकी इनफिल्ट्रेशन जो रेट होती है बहुत ही पुअर हो, उसके लिए हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है जो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, ड्रिप इरिगेशन, या इसका दूसरा नाम होता है ट्रिकल इरिगेशन। ठीक है, चलिए अब हम वन बाय वन करके कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो पहला मेथड है आपका फ्री फ्लडिंग। कौन सा है मेरे भाई, फ्री फ्लडिंग। फ्री और फ्लडिंग, देखिए यहाँ इसके नाम में ही ऐसा एक वर्ड है कि यहाँ पे जो इरिगेशन या लैंड को इरिगेट करने के लिए जो हम वाटर यहाँ पे यूज में लेंगे, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इसलिए फ्री फ्लडिंग का एक दूसरा नाम जो होता है वाइल्ड फ्लडिंग। इस इरिगेशन सिस्टम को हम वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। वाइल्ड फ्लडिंग मतलब फ्री फ्लडिंग इरिगेशन को हम वाइल्ड फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। इरिगेशन, वाइल्ड फ्लडिंग इरिगेशन, इसका और क्या नाम हो सकता है भाई, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। आपसे सिंपल सा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि वाइल्ड फ्लडिंग इज आल्सो नोन एज, चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से आपको एक न एक कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो आपसे आपने देखा होगा। ठीक है, वाइल्ड फ्लडिंग मतलब फ्री फ्लडिंग। यहाँ पे दूसरा चीज़ और क्या होता है, यहाँ पे जो लैंड को हम इरिगेट करने के लिए वाटर सप्लाई करते हैं ना, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो इसीलिए फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग का दूसरा नाम है अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन, ये थर्ड नेम हो सकता है। और इसका क्या नाम हो सकता है मेरे भाई, थर्ड नेम आप लोग किसी को आइडिया कोई, इसका और क्या नाम हो सकता है।
इसको हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी फ्लडिंग। क्यों ऐसा हम कह सकते हैं? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम या अरेंजमेंट हम नहीं डेवलप करते हैं जिससे कि हम पानी पे अपना कंट्रोल बना सके, मतलब कुछ ही लिमिटेड अमाउंट में, या कुछ ही मतलब कह सकते हैं कि जितना इरिगेशन वाटर की ज़रूरत है उतना ही हम सप्लाई करें। ऐसा कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं होता है। इसलिए फ्री फ्लडिंग, जिसका कि दूसरा नाम वाइल्ड फ्लडिंग और तीसरा नाम है अनकंट्रोल फ्लडिंग, इसी को एक अन्य नाम से जानते हैं ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी इरिगेशन सिस्टम, ऑर्डिनरी इरिगेशन। तो ये फ्री फ्लडिंग के चार क्या हैं, तीन अन्य नाम हैं। तो इन नाम से कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये फ्री फ्लडिंग में करते क्या हैं हम मेरे भाई, कोई एक एरिया होता है, मान के चलिए कि ये कोई एक एरिया है, ये कोई एक एरिया है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें किया क्या जाता है कि पूरे एरिया को छोटे छोटे प्लाट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। पूरे एरिया को छोटे छोटे प्लाट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। अब पूरे एरिया के बीच से क्या होता है, मेन डिच को गुजारा जाता है, मेन डिच। ये डिच क्या होता है भाई, अगर आप लोग विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं तो नाली बोला जाता है। नाली आप सुने होंगे, मतलब ज़मीन में क्या होता है कुछ डेप्थ तक खुदाई कर दी जाती है, उसी के थ्रू क्या होता है इरिगेशन लैंड जो होता है या एग्रीकल्चरल लैंड जो होता है वहाँ पे क्या होता है उसी के थ्रू हम पानी सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है फ्री फ्लडिंग में, पूरे एरिया को छोटे छोटे प्लाट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये प्लाट नंबर 1 हो गया, ये प्लाट नंबर 2 हो गया, प्लाट नंबर 3 हो गया, प्लाट नंबर 4 हो गया। तो पूरे एरिया को हमने कई सारे प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया छोटे छोटे। उसके बाद इस पूरे एरिया के बीचों बीच से हम क्या करते हैं, मेन डिच प्रोवाइड करते हैं। इसी मेन डिच के थ्रू क्या होता है, पानी क्या होता है इस फील्ड में आता है। ये पानी आ गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है सब्सिडियरी डिच है, मेन डिच, सब्सिडियरी डिच, ठीक है। तो मेन डिच से जब पानी आता है उसके बाद इसको हम डाइवर्ट करते हैं कहाँ पे, सब्सिडियरी डिच की तरफ, ठीक है। इन सब्सिडियरी डिच से फिर क्या होता है, प्लाट में क्या होता है, पानी आपका जाता है। प्लाट के अंदर क्या होता है, पानी जाता है। प्लाट के अंदर क्या होता है, पानी जाता है। तो आपसे सिंपल सा पूछा जा सकता है कि द टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम इन विच होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एंड मेन डिशेज मेन और वाटर इज सप्लाइड, या कह सकता है वाटर इज सप्लाइड थ्रू द मेन डिश एंड सब्सिडियरी डिश। तो इस तरीके का इरिगेशन सिस्टम जो होगा उसको हम बोलेंगे कौन सा, फ्री फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग या अनकंट्रोल फ्लडिंग, या और कौन एक नाम से जान सकते हैं, ऑर्डिनरी फ्लडिंग। तो ये चार टाइप्स एक ही इरिगेशन के मेथड के नाम हैं। तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर आपसे चीज़ें नहीं पूछी जा सकती। हाँ, एक चीज़ और पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे कि ये यूज किस टाइप्स के लैंड के लिए किया जाता है। तो ये इरिगेशन सिस्टम मेरे भाई रोलिंग लैंड के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रोलिंग लैंड के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कोई समस्या? तो ये पहले चीज़ आपको लिखना है कि फ्री फ्लडिंग इरिगेशन सिस्टम का अन्य नाम क्या है, ठीक है। अदर नेम कौन कौन से हैं, ये सारे इसी के नाम हैं, ठीक। यहाँ तक चीज़ें क्या है, नोट डाउन कर लो। चलिए, यहाँ पे जैसा कि आपको इमेज में दिख भी रहा होगा मेरे भाई कि यहाँ देखिए, कहीं पे यहाँ पे देखिए पानी जो है ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। इधर देखिए आपको वाटर सप्लाई जो किया गया है शायद थोड़ा कंट्रोल वे में है।
तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ पे पानी का हमारा नियंत्रण नहीं होता है। जो भी इरिगेशन वाटर हम इस फील्ड में सप्लाई करते हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये लैंड भी जो होती है, जिस लैंड में इस टाइप के इरिगेशन सिस्टम प्रयोग किया जाता है, वो कौन सी लैंड होती है? रोलिंग लैंड होती है। ठीक है, चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं अगला टाइप्स आपका है बॉर्डर फ्लडिंग। ठीक है, बॉर्डर फ्लडिंग। अब यहाँ पे इमेज में क्लियर रूप से आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे भाई, बहुत ही प्रेम से देखिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्या है, ये बॉर्डर बनाए गए हैं। यहाँ पे क्या है, बॉर्डर बनाए गए हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ, यहाँ पे क्या किया जाता है कि कोई एक प्लाट होता है, ठीक है, एक कोई प्लाट होता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे बॉर्डर्स क्या है बनाए जाते हैं। छोटे छोटे इस तरीके से एरिया को हम बॉर्डर में डिवाइड कर दे, मतलब स्ट्रिप कह सकते हो, पतली पतली स्ट्रिप्स में पूरे एरिया को हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पूरे एरिया को पतली पतली स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्ट्रिप्स पतली पतली, ये जो स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, इनकी विड्थ कितनी होती है, ये वाली विड्थ कितना होता है, ठीक है, और ये लंबाई कितना एक्चुअल में रखा जाता है, ये वाली लंबाई कितना रखा जाता है। ये क्वेश्चंस बॉर्डर फ्लडिंग में आपसे पूछा जाता है। तो मेरे भाई कितना होता है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा शायद कभी न कभी। कितना होता है, ये जो होता है विड्थ, विड्थ जो होता है 10 से 30 मीटर होता है। कितना होता है मेरे भाई, 10 से 30 मीटर होता है। और ये वाली जो लंबाई होती है, ये होती है 100 से 300 मीटर या 100 से 400 मीटर। मतलब ये क्या है, स्ट्रिप नंबर 1, स्ट्रिप 1, स्ट्रिप 2, स्ट्रिप 3। मतलब ये पूरा एक एरिया है, एक लैंड है, उसको हम पतले पतले स्ट्रिप्स में क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिप्स जो इनको जानते हैं गांव में क्या बोलते हैं, मेड़। ठीक है, मेड़, मेड़ बोलते हैं, या लेवी, लीवी। ठीक है, मेड़ों मेड़ों की मदद से क्या करते हैं, हम इसको पूरे एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, मेड़। इंग्लिश में इसको लीवी बोलते हैं, लीवीस। ठीक है, तो चीजें समझ में आ रही हैं। यहाँ से जो आपसे पूछा जाएगा कि बॉर्डर फ्लडिंग में जो स्ट्रिप्स होती हैं उनकी विड्थ कितना होता है, तो 10 से 30 मीटर होता है। लंबाई जो होता है 100 से 300 मीटर, और हो सकता है 100 से 400 मीटर भी होता है। ये डिपेंड करेगा कि ये सॉइल जो है, ये लैंड की सॉइल कौन से टाइप की सॉइल है, एलुवियल सॉइल है या क्लेई सॉइल है या किस टाइप्स की सॉइल है, उस पे भी ये डिपेंड करता है ये स्ट्रिप्स की लंबाई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको, कोई दिक्कत शायद नहीं है। ठीक, चलिए इतना क्या काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर बात किया जाए बॉर्डर फ्लडिंग की, तो बॉर्डर फ्लडिंग जो होता है मेरे भाई, मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम है। मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ये क्या है, मेथड है एक। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई हैं। ठीक, चलिए इनको ध्यान रखना, ये इनको लेवी बोलते हैं, ये जो है ब्लैक स्ट्रिप्स लेवी बोलते हैं, और ये स्ट्रिप्स है पूरा। ठीक है, इस तरीके से होता है यहाँ पे। चलिए इतना चीज़ें आप क्या काम करिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले ट्राइब्स की तरफ चलते हैं। अब देख लेते हैं चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग क्या होता है, ये चेक क्या है मेरे भाई, देखो इसमें क्या किया जाएगा, सेम कोई एक लैंड होगी,
कोई एक लैंड हो गया, मान लीजिए कि ये कोई एक लैंड है, ठीक है। इस लैंड को क्या किया जाता है चेक फ्लडिंग में, छोटे 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 प्लाट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। छोटे छोटे चेक्स, छोटे छोटे चेक्स में क्या किया जाता है, पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब अगर ये एरिया पूरा ए है, ये एरिया पूरा ए है, ये इसका एरिया पूरा ए है, तो इस पूरे एरिया को A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, मतलब इस तरीके से क्या किया जाता है, छोटे छोटे चेक्स में क्या किया जाता है, पूरे एरिया को हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल लैंड इज एग्रीकल्चरल लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल चेक्स, ठीक है। छोटे छोटे प्लाट में या एरिया में क्या किया जाता है, पूरे कृषि भूमि को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब छोटे छोटे एरिया में जब आप, भाई अगर देखो, अगर ये पूरा एरिया ए है प्लॉट का, एग्रीकल्चरल लैंड का, अब इसमें अगर आप इरिगेशन वाटर सप्लाई करते हो, तो इतने पूरे एरिया में इरिगेशन वाटर को कंट्रोल करना शायद आपके लिए मुश्किल टास्क होगा, हार्ड टास्क होगा, ठीक है। लेकिन जब इस पूरे एग्रीकल्चरल लैंड को छोटे छोटे चेक्स में आपने क्या काम किया, डिवाइड कर दिया, तो श्योर सी बात है अब आपका कंट्रोल जो है बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि चेक फ्लडिंग में पानी का इरिगेशन वाटर का कंट्रोल बेहतर होता है। समझ में आया, शायद समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्या था, पूरा इतना बड़ा एग्रीकल्चरल लैंड था। अब इस पूरे बड़े से एरिया में अगर आप इरिगेशन वाटर को सप्लाई करते हो, तो हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत ही मुश्किल टास्क होगा कि आप पानी पे कंट्रोल बना सको। पानी पे आपका कंट्रोल उतना बेहतर नहीं होगा। अब क्या काम किया आपने, पूरे एरिया को छोटे छोटे चेक्स में क्या काम किया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या है कि पहले जो इतना बड़ा एरिया था, अब छोटे छोटे एरिया में आपका डिवाइड हो गया। अब क्या है कि ये आपके कंट्रोल में चीज़ें हो जाएंगी, पानी को आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है कि चेक फ्लडिंग में इरिगेशन वाटर का कंट्रोल जो है अच्छा होता है, मतलब बेहतर होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे कि चेक फ्लडिंग जो होता है मेरे भाई, वो किस टाइप्स के क्रॉप्स के लिए क्या है, यूजफुल है, किस टाइप्स के क्रॉप्स के लिए यूजफुल है। तो ये जो यूजफुल किसके लिए है, क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स में आपकी जो आती हैं मेरे भाई, कौन सी आती है, जैसे जोअर हो गया, ठीक है, जोअर हो गया, और पैडी हो गया, धान की खेती, ठीक है। इन सभी फसलों के लिए हम चेक फ्लडिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब हम लोग देखते हैं बेसिन फ्लडिंग। देखिए जितने भी टाइप्स के फ्लडिंग या इरिगेशन हम पढ़ रहे हैं, उनके नाम में ही उनकी डेफिनेशन छिपा हुआ है। तो चीज़ों को जब आप याद करने की कोशिश करना, तो उनको क्या करना, इनके नाम से ही रिलेट करके कनेक्ट करने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं से तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी याद करने के लिए। अब बेसिन, आप लोगों ने घरों में किचन में बेसिन तो देखा ही होगा, ठीक है। तो बेसिन क्या होता है, एक रेक्टेंगल शेप में भी बेसिन आती है, सर्कुलर शेप में भी आती है। तो क्या किया जाता है बेसिन फ्लडिंग में, छोटे छोटे डिचेस बनाए जाते हैं, वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है। और इन्हीं में क्या होता है, जैसे इस तरीके से क्या होता है, एक वाटर सप्लाई कर दिया गया मेन डिच से,
फिर यहाँ से सब्सिडियरी डिश से क्या होता है, इस तरीके से बेसिन जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। इस तरीके से बेसिन को जो है कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, प्लांटेशन किया जाता है, पेड़ पौधे इसी में उगाए जाते हैं। ठीक है, इसी में उगाए जाते हैं। तो बेसिन फ्लडिंग जनरली अगर बात किया जाए बागवानी के लिए यूज में लिया जाता है। बागवानी मतलब एक चीज और भी कर सकते हो कि ऐसे प्लांट्स या क्रॉप्स के लिए जिनकी रूट जो होती है बहुत ही लंबी या गहरी होती है, उनके लिए यूज में किया जाता है। ठीक है, या मतलब जैसे ओचैड जो बोला जाता है, ओरचैट के लिए ये यूज में लिया जाता है। मतलब इसमें क्या किया जाता है, छोटे छोटे सर्कुलर या रेक्टेंगल क्या होता है, बेसिन्स बनाए जाते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, फिर इसके थ्रू क्या होता है, पानी को सप्लाई किया जाता है। पानी इस तरीके से इरिगेशन वाटर को सप्लाई किया जाता है, फिर इरिगेशन वाटर यहाँ प्लांट रूट तक जाके पहुँचता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, ये है सप्लाई चैनल, सप्लाई चैनल, सप्लाई चैनल्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फुरो मेथड, फुरो मेथड ऑफ इरिगेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे इनको इनको हम बोलते हैं भाई फुरो। जहाँ पे पानी सप्लाई किया जाता है उनको हम बोलते हैं फुरो। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फुरो। ठीक, तो फुरो इरिगेशन सिस्टम में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे ये क्या होता है, डिगिंग किया जाता है, डिगिंग। तो यहाँ पे जब आपने डिगिंग किया, यहाँ की जो सॉइल थी, सॉइल को कुछ इस तरीके से इधर शिफ्ट करते हैं, फिर यहाँ से आपने जो डिगिंग किया सॉइल को इस तरीके से शिफ्ट करेंगे, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे, इधर से इधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिज बन जाता है। क्या बन जाता है, ये रिज बन जाता है। ये क्या बन गया, रिज। ये रिज बन गया, ये भी रिज बन गया। ये क्या बन जा रहे हैं, रिज बन जा रहे हैं ना। और ये क्या है, ये जो डिग किया जाता है एरिया, इसी को हम बोलते हैं फुरो। तो फुरो में ही क्या होता है, पानी को सप्लाई किया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि फुरो इरिगेशन सिस्टम में ये जो पूरा एरिया होता है मेरे भाई, पूरे एरिया में हम वाटर सप्लाई नहीं करते हैं, या पूरा एरिया इरिगेट नहीं होता है। इस पूरे एरिया का 1/2 से 1/5 एरिया इज इरिगेटेड, एरिया इज इरिगेटेड। इसमें पूरे एरिया का 50%, या आप बोल सकते हो 1/5 एरिया इज ओनली इरिगेटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्मॉल ditches are digged out, digged out। ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, डिचेज क्या है, खोद के बनाए जाते हैं, और प्लांट्स जो है ग्रो किए जाते हैं रिच पे। प्लांट्स आर ग्रोन ऑन ridges। क्या होते हैं, रिज पर ही क्या होते हैं, पौधे उगाए जाते हैं। अगर बात किया जाए फुरो इरिगेशन किसके लिए यूजफुल है, तो ये यूजफुल है मेरे भाई, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो, आलू हो गया, टमाटर हो गया,
मूली हो गया, गाजर हो गया, इन टाइप्स की फसल के लिए हम क्या करते हैं, फुरो इरिगेशन सिस्टम्स का यूज करते हैं। ठीक है, चीज़ें यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं स्प्रिंकलर। अगला है आपका एक मेथड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें क्या किया जाता है, पूरे एरिया में क्या काम किया जाता है, मेन पाइप्स लाइन को क्या करते हैं, बिछाते हैं। मेन पाइप लाइन को ऐसे पूरे एरिया में बिछाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, सब मेन पाइप से हम क्या करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। सब मेन में ही क्या होती है, लेटरल पाइप्स क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। और वो लेटरल पाइप्स जो होती हैं इस तरीके से क्या होती हैं, प्रोजेक्टेड होती हैं। इस तरीके से क्या होती हैं, लेटरल पाइप्स प्रोजेक्टेड होती हैं। और इनमें क्या होता है, नोजल्स बने होते हैं या स्प्रिंकलर्स, उन्हीं के थ्रू क्या होता है, पानी क्या होता है, इरिगेशन क्या है, फसल को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें ज़्यादातर आपका इवेपोरेशन लॉसेस होते हैं। इसकी एफिशिएंसी जो है स्प्रिंकलर इरिगेशन की 70 to 80% ही होती है। ये चीज़ें जो है आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाउन क्या करना है, चलिए इसमें जो नोट डाउन करना है, इरिगेशन इरिगेशन वाटर इज supply in the form of स्प्रे। स्प्रे के रूप में इरिगेशन वाटर को यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। और क्या यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे एफिशिएंसी लिख लीजिए। चलिए आगे लिखते हैं, इन स्प्रिंकलर इरिगेशन इन स्प्रिंकलर इरिगेशन इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी वाटर application efficiency water application efficiency C is about 70 to 80%। 70 से 80% क्या होता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है। इसमें क्या किया जाता है मेरे भाई, पूरे एरिया में क्या होती है, मेन पाइप्स लाइन, इसमें पूरे एरिया में थ्रू द होल एरिया, इसमें क्या होता है, पूरे एरिया में मेन पाइपलाइंस से जुड़े हुए सब मेन पाइप्स लाइन बिछाई जाती है। और इन सब मेन पाइपलाइन से लेटरल पाइप्स क्या हैं, इन सब मेन पाइप से लेटरल पाइप्स जो होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। इन सब मेन पाइप से लेटरल पाइप्स कनेक्टेड होती हैं और लेटरल पाइप से बाहर की ओर क्या होती हैं, प्रोजेक्टेड होती हैं। लेटरल पाइप से बाहर की ओर प्रोजेक्टेड होती हैं। नहीं समझ में आया, देखो क्या होता है यहाँ पे, ये हो गया जमीन के अंदर मेन पाइप्स लाइन हमने क्या किया, बिछा दिया। फिर इनसे क्या करते हैं हम, सब मेन पाइप्स इस तरीके से क्या करते हैं, हम बिछा देते हैं।
ठीक है। इन सब मेन पाइप से ही हम क्या करते हैं, लेटरल पाइप्स इस तरीके से क्या होती हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो लेटरल पाइप्स ही जो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे भाई, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे, हाँ देखिए यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन में यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये स्प्रिंकलर्स, ठीक है, ये स्प्रिंकलर्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, बाहर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं। बाहर की ओर ये क्या है, ये प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड पार्ट है लेटरल पाइप्स का, प्रोजेक्टेड पार्ट। अब इन्हीं से क्या होता है, वाटर जो है, इरिगेशन वाटर स्प्रिंकलर के फॉर्म में क्या होता है, पूरे एरिया को इरिगेट करता है। अब यहाँ से जो चीज़ें आपसे, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी जो हमने आपको लिखा दिया, पूछा जो आए जाएगा आपसे कि ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम है किस टाइप्स के सॉइल के लिए ये यूजफुल है। स्प्रिंकलर इरिगेशन से फायदा ये है मेरे भाई कि अगर कोई रोलिंग लैंड है, ठीक है, तो उसमें मिट्टी का कटान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पानी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट स्प्रिंकल के फॉर्म में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ क्या होता है, फॉर यहाँ पे और क्या चीजें होगा, यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होगा मेरे भाई, सॉइल का इरोजन, जहाँ पे, जहाँ पर सॉइल का इरोजन पॉसिबल हो, जहाँ पे मिट्टी का कटान अगर पॉसिबल हो, तो वैसे केसेस में हम वहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम का यूज करके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसकी एफिशिएंसी कितना होती है मेरे भाई, एफिशिएंसी यहाँ लिख लीजिए, वाटर एप्लीकेशन 70 to 80% ही होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉसेस होते हैं, एवेपोरेशन लॉसेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि वाटर जो इरिगेट, जो यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है इरिगेशन के लिए वाटर, वो स्प्रिंकलर के फॉर्म में जब प्लांट के रूट तक पहुंचता है तो कुछ वाटर उसमें से क्या होता है, धूप की वजह से इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक क्लियर है, आशा करता हूँ आपको, ठीक है। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं मेरे भाई ड्रिप, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक दूसरा नाम जो है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का दूसरा नाम है ट्रिकल इरिगेशन, ट्रिकल इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन को ट्रिकल इरिगेशन के नाम से जानते हैं। अगर और भी क्या चीज़ें इसके लिए बोला जा सकता है कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है लेटेस्ट लेटेस्ट मेथड या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन सिस्टम, लेटेस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप को ट्रिकल इरिगेशन के भी नाम से जानते हैं, या हम कह सकते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ इरिगेशन सिस्टम है। यहाँ पे इसमें किया क्या जाता है मेरे भाई, ये जो क्या किया जाता है, इसमें सीधे पानी को प्लांट की रूट जोन तक पहुँचाया जाता है। इसमें इसमें पानी, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर, पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स, इसमें क्या होता है, पानी प्लस फर्टिलाइजर्स, पानी के साथ साथ इसमें पानी और फर्टिलाइजर्स को प्लांट रूट तक, प्लांट रूट तक ट्रिकल के फॉर्म, मतलब बूंद, बूंद के रूप में पहुंचाया जाता है, ठीक है।
समझ में आया? इसमें पानी के साथ साथ फर्टिलाइजर्स को इन पाइप के थ्रू क्या करते हैं, हम प्लांट की रूट जोन तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये बहुत ही लेटेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन सिस्टम है, हम ये कह सकते हैं। तो ड्रिप तक आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। इसमें अगर वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की बात किया जाए, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी की सबसे ज़्यादा 90 to 95% क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। ठीक है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 90 to 95% क्या होता है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। ठीक है, चलो ड्रिप हो गया, कोई बीच में स्किप तो नहीं हुआ? नहीं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटीज। इरिगेशन वाटर क्वालिटीज यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्लास कितनी लंबी हो गई, चलिए अभी 36। अब इरिगेशन वाटर क्वालिटीज मतलब जो इरिगेशन, जो वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं, इरिगेशन वाटर क्वालिटीज, जो इरिगेशन, पहला चीज यहाँ पे पहला पॉइंट, जो इरिगेशन हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अर्थ पे जो भी अवेलेबल वाटर्स है उसमें ज़्यादातर जो परसेंटेज है वो सलाइन वाटर का है। क्या है, सलाइन वाटर का ही है। तो वो सलाइन वाटर हमारे हमारे यूज के लिए, पीने के लिए कह सकते हैं, या प्लांट की ग्रोथ के लिए वो यूजफुल नहीं है। अगर उस सलाइन वाटर को अपने किसी कृषि योग्य भूमि मतलब एग्रीकल्चरल लैंड में अगर सप्लाई कर देते हो मेरे भाई, तो क्या होगा, उसमें साल्ट्स जो प्रेजेंट होंगे, साल्ट की वजह से क्या होगा कि परमिएबिलिटी जो है लैंड की वो एकदम स्लो डाउन हो जाएगी या ख़त्म ही हो जाएगी। तो जिससे क्या होगा, एक कुछ समय बाद क्या होगा कि वो लैंड जो कृषि योग्य भूमि थी, एग्रीकल्चरल लैंड थी, वो फाइनली क्या हो जाएगी, बैरन लैंड हो जाएगी, मतलब बंजर भूमि बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो वाटर सप्लाई करते हैं उसके, वो क्रॉप्स के लिए भी क्या होना चाहिए, उसकी एक मतलब क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए भी वाटर में एक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, या वाटर क्रॉप्स के प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो वो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इरिगेशन वाटर क्वालिटीज की, वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। पहला चीज जो होना चाहिए, सेडिमेंट्स। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स, कितने अमाउंट में लिमिटेशन इनकी होनी चाहिए, कितने अमाउंट्स में होनी चाहिए। सेडिमेंट्स की बात किया जाए तो सेडिमेंट्स क्या है मेरे भाई, जो इरिगेशन वाटर आप सप्लाई कर रहे हो सकता है उसमें कुछ तैरते मतलब सस्पेंशन के फॉर्म में सॉइल पार्टिकल्स हो। ठीक है, वो सॉइल पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो डिच होंगी, मेन डिच, सब्सिडियरी डिच, उनमें क्या होंगी, सेडिमेंट के फॉर्म में, मतलब वो जमा होती जाएंगी, जमा होती जाएंगी। एक टाइम आएगा कि वो मेन डिच जो है उसकी वाटर कैपेसिटी, वाटर सप्लाई कैपेसिटी जो होगी बहुत ही पुअर हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है क्लॉग हो जाए, या अगर आप पाइप के थ्रू, एक पाइप के थ्रू पानी को, इरिगेशन वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, अगर उसमें सेडिमेंट्स हैं, मतलब सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स या सैंड के पार्टिकल्स तैरते हुए फॉर्म में है, तो पाइप्स में वो क्या होंगे, धीरे धीरे जमते जाएंगे। वो पाइप में क्या होगा कि पाइप में उसकी जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, हो सकता है कि पानी ट्रेवल ही ना कर पाए, और क्या होगा जिससे एक्सेस प्रेशर पाइप में मेंटेन हो जाए और पाइप क्या है आपकी फट सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। तो इसलिए सेडिमेंट्स क्या करते हैं, अगर ये सेडिमेंट्स आपके एग्रीकल्चरल लैंड में भी पहुंच जाए तो सॉइल की परमिएबिलिटी, सॉइल परमिएबिलिटी, सॉइल की परमिएबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ये क्या काम करते हैं, सॉइल की परमिएबिलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए
अब हम लोग देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स हमने बताया, सैलाइन वाटर आपको सीधा आपके कृषि वाली जो भूमि है वहाँ सप्लाई नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि उसमें जो साल्ट्स प्रेजेंट होंगे सोडियम के फॉर्म में, पोटेशियम के फॉर्म में, मैग्नीशियम के फॉर्म में, तो ये साल्ट्स क्या करते हैं, साल्ट्स मेरे भाई करेंगे क्या, सॉइल की क्या करती है, ऑस्मेटिक प्रेशर या ऑस्मेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉइल में, सॉरी वाटर में, इरिगेशन वाटर में साल्ट्स प्रेजेंट होने पर, इरिगेशन वाटर में साल्ट्स प्रेजेंट होने पर ये सॉइल की ऑस्मेटिक 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 कैपेसिटी, ठीक है, या ऑस्मेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करते, सॉइल की ऑस्मेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि हमने साल्ट तो आपको बता दिया, इरिगेशन वाटर में साल्ट प्रेजेंट होने पर, ठीक है, हमने आपको ये बता दिया साल्ट्स। तो आपसे हो सकता है ना कि पूछा जाए, आपसे हो सकता है ये साल्ट्स के बारे में पूछा जाए, तो साल्ट्स जो सॉइल इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट होते हैं वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सोडियम के, मैग्नीशियम के और पोटेशियम, etc। इनके रूप में क्या होते हैं, साल्ट्स क्या है, इरिगेशन वाटर में प्रेजेंट होते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये क्या करते हैं, सॉइल की ऑस्मेटिक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। अब ऑस्मेटिक एक्टिविटी क्या है आपको पता ही नहीं होगा, सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है पता ही नहीं होगा। तो ऑस्मेटिक एक्टिविटी, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस और सॉइल मॉइस्चर टेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्रॉप्स के डेवलपमेंट या ग्रोथ के लिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में भी देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस एक प्रेशर है भाई, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है, प्रोसेस, ठीक है। देखिए ये क्या है, मान के चलिए ये क्या है, सॉइल है, ये एक लैंड है, ये क्या है, एक लैंड है, मतलब ये कोई एक जमीन है, ठीक है। अब क्या है कि पानी पानी हमेशा, पानी जो है इसमें ट्रेवल करेगा, ये वाटर है, पानी जो है, ऑस्मोसिस क्या है, पानी जो है वाटर ट्रेवल्स हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रेवल करेगा, वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, ट्रेवल करता है। चलिए हमने बोला हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या है, वाटर ट्रेवल कर रहा है। तो जब मेरे भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर ट्रेवल करता है, तो कहीं न कहीं इनके बीच में एक फोर्स, एक बल कार्य करता है, इनके बीच में एक फोर्स या बल कार्य करता है। क्या करता है, एक फोर्स या
बल कार्य करता है, इसी फोर्स को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो कि ऑस्मोसिस प्रेशर जो है ये क्या है? सॉइल की स्ट्रेंथ है। ये क्या है? सॉइल की स्ट्रेंथ है, सॉइल की ताकत है, कह सकते हो ना, सॉइल की ताकत। किसकी ताकत है? सॉइल की ताकत है। ये ऑस्मोसिस प्रेशर जो है ये सॉइल की ताकत है या सॉइल की स्ट्रेंथ है, जिसका यूज क्या करता है? ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी जब ट्रेवल करता है तो इसी फोर्स का यूज करता है। ठीक है, अब देखिए, आपने देख लिया ये ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करता है? सॉइल में जो, ये सॉइल है आपकी, ठीक है, सॉइल में जो वाटर है ट्रेवल्स करता है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपने इस तरीके से देखा सॉइल की ताकत। अब हम लोग देखेंगे प्लांट की ताकत, जिसको कि आप जानते हैं सॉइल मॉइस्चर टेंशन। क्या होता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन? सॉइल मॉइस्चर टेंशन, देखिए आप लोग शायद अगर बीटेक किए होंगे, डिप्लोमा किए होंगे, जेई या ए की तैयारी जब कर रहे होंगे तो आपको शायद रिलेशन बिटवीन सॉइल मॉइस्चर टेंशन एंड ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ाया गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी प्लांट या क्रॉप के ग्रोथ के लिए। तो हमने आपको बता दिया क्या कि ऑस्मोसिस प्रेशर क्या है, वो सॉइल की ताकत है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सॉइल मॉइस्चर टेंशन, इसको हम कह सकते हो ये प्लांट की ताकत है, प्लांट या क्रॉप्स की ताकत, क्रॉप्स की ताकत। ठीक है, अगर एक बात बताओ, आप हो और आपका दोस्त है, अगर आपका दोस्त के पास आपसे ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा ताकतफुल है, बढ़िया जिम जाता है, डोले सोले बनाया है, तो आप उससे तो जीत नहीं पाओगे ना मेरे भाई, आप उससे जीत नहीं पाओगे। और दोनों लोग साथ में ही रहते हो, बाय द वे किसी दिन हो गई लड़ाई, मान लो कि किसी रूम पार्टनर ही बन के रह रहे हो, बहुत सारे दोस्त, जब आप तैयारी करते हो तो एक रूम में बैठ के बढ़िया दो पार्टनर बढ़िया से व्यवस्थित करते हो, सारी चीज़ें ला के सेटल करते हो, एक साथ खाना बनाते हो, फिर पढ़ाई करते हो, सारी चीज़ें में 50-50% का शेयरिंग होता है, ऐसा होता है ना। अब किसी दिन बाय द वे हो गई आप दोनों की लड़ाई, आपका पार्टनर है आपसे हट्टा कट्टा और तगड़ा एकदम जिम सिम जाके डोले सोले बनाया है, तो आपको क्या काम करेगा? पटक देगा। ठीक है, आप उससे हार जाओगे मेरे भाई। तो यही सेम रिलेशन होता है सॉइल और क्रॉप या प्लांट्स की। ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं मेरे भाई? बहुत ही म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन ये जो ऑस्मोसिस प्रेशर है ये क्या है? सॉइल की ताकत है। तो फॉर प्लांट ग्रोथ हम कह सकते हैं, यहाँ पे नोट में लिखिए, फॉर प्लांट ग्रोथ ऑस्मोटिक ऑस्मेटिक प्रेशर शुड बी लो। प्लांट के ग्रोथ के लिए ऑस्मेटिक प्रेशर लो होना चाहिए। मतलब हम कहें कि प्लांट की जो ताकत है सॉइल मॉइस्चर टेंशन वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब पेड़ के अंदर ताकत ज़्यादा होनी चाहिए और सॉइल के अंदर ताकत कम होनी चाहिए। इसलिए नोट में मैं लिखा रहा हूँ फॉर प्लांट ग्रोथ ऑस्मेटिक प्रेशर शुड बी लो। ठीक है, ये सॉइल मॉइस्चर टेंशन क्या है? प्लांट या क्रॉप की ताकत है, जिसके थ्रू क्या करता है, इसी सॉइल मॉइस्चर टेंशन का ही यूज करके सॉइल से मतलब मिट्टी से प्लांट अपनी रूट द्वारा क्या होता है? पानी को एक्सट्रैक्ट करता है मतलब सक करता है। ठीक है, फॉर सॉइल मॉइस्चर टेंशन द्वारा ही सॉइल मॉइस्चर टेंशन का प्रयोग करके सॉइल से यहाँ लिख देते हैं ना,
सॉइल से सॉइल से सॉइल से सॉइल से क्या होगा, सॉइल से ये क्या काम करेगा, पानी को एक्सट्रैक्ट करेगा अपनी रूट द्वारा। सॉइल से पानी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो चीजें समझ में आया, सॉइल मॉइस्चर टेंशन और ऑस्मेटिक प्रेशर। अब चीजें समझ में आ गई मेरे भाई। तो देखो इतना एक छोटा सा बात था, कहाँ पे हम लोग थे मेरे भाई, ये कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट की बात कर रहे थे कि इरिगेशन वाटर में साल्ट प्रेजेंट होने पर ये सॉइल की ऑस्मेटिक एक्टिविटी को ही प्रभावित करते हैं। सॉइल की ऑस्मेटिक एक्टिविटी को किस तरीके से ये प्रभावित करते हैं, तो ये सॉइल ऑस्मेटिक एक्टिविटी, इस ऑस्मेटिक एक्टिविटी को हम समझाने के लिए ही इतना बड़ा ड्रामा किए हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अब चीज़ें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो प्रेजेंट होते हैं सोडियम मैग्नीशियम पोटेशियम के फॉर्म में। ठीक है, इरिगेशन वाटर में साल्ट प्रेजेंट होने पर सॉइल की ऑस्मेटिक एक्टिविटी को ये प्रभावित करते हैं। ऑस्मेटिक एक्टिविटी क्या है, पहले हम लोग ऑस्मेसिस को समझें। ऑस्मेसिस क्या है, जब सॉइल में वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रेवल करता है तो इनके बीच एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं सॉइल ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर इसको हम कह सकते हैं, ये सॉइल की ताकत है। सॉइल की ताकत हमें तो समझ में आ गया, लेकिन अब इस सॉइल से ही क्या होगा, क्रॉप्स या प्लांट जो होंगे पानी को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, तो जिसके लिए हमें पढ़ना होगा सॉइल मॉइस्चर टेंशन। सॉइल मॉइस्चर टेंशन हम कह सकते हैं ये प्लांट या क्रॉप्स की क्या है, प्लांट या क्रॉप्स की ताकत है। ये क्या होती है, यही वो ताकत है, यही वो फोर्स है जिसका यूज करके सॉइल से क्या काम करता है, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए पानी को क्या करता है, पानी को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, नोट, फॉर प्लांट ग्रोथ ऑस्मेटिक प्रेशर शुड बी लो। हमेशा ऑस्मेटिक प्रेशर आपका लो होना चाहिए। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट में मेरे भाई आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ये जो साल्ट सोडियम पोटेशियम और मैग्नीशियम के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सोडियम का क्या काम है। ठीक है, सोडियम का क्या काम है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सोडियम भी क्या है, एक साल्ट है। जब भी साल्ट अगर प्रेजेंट होगा सॉइल में तो उसकी क्या है, बेसिक क्षारीय प्रभाव को बनाएगा। ठीक है, सॉइल में सोडियम सोडियम प्रेजेंट रहने पर यह सॉइल की क्षारीय प्रभाव को बढ़ाता है, सॉइल की क्षारीय प्रभाव को बढ़ाएगा। ठीक है, बढ़ाएगा तो ये क्या है, क्षारीय प्रभाव को बढ़ाएगा, जिससे क्या होगा कि सोडियम से क्या होगा, पौधों के विकास या प्लांट में क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब इससे किस तरीके से क्या चीजें इफेक्ट होंगी, कितना सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, जिसको कि हम इसके प्रभाव को, क्षारीय प्रभाव को देखने के लिए सोडियम के क्षारीय प्रभाव को सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो द्वारा प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो द्वारा प्रेजेंट करते हैं।
अगर बात किया जाए सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का रेंज क्या क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, या पहले आपसे यहाँ पे क्या होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी बोल दिया जाए। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो SAR वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप कह सकते हो कि कितना सोडियम प्रेजेंट है, कितना साल्ट प्रेजेंट है सॉइल में, वो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो ही बताएगा। इसका फार्मूला होता है सोडियम डिवाइड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाय 2। ये क्या होता है, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का ये फार्मूला होता है। सोडियम डिवाइड बाय कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम डिवाइड बाय 2 रूट में, ठीक है, रूट में ये होता है, ठीक है। ये रूट सोडियम का नहीं होता है, सोडियम रूट से बाहर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चंस और बनता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से, उसको हम यहाँ पे लिख दें स्पेस, तो चलिए थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। वो कैसे पूछा जाता है, क्लास कितने मिनट का हो गया, चलिए क्लास आपकी लंबी हो जाएगी और मुझे थोड़ा अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब चीज़ें जाके क्लियर होंगी। तो ठीक है मेरे भाई, आज की क्लास को हम क्या करते हैं यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद यहीं से कल की क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्या काम करना, जाके एकदम बढ़िया से रिवीजन कर लेना तीनों क्लास की, उसके बाद आना तो और मज़ा आएगा इरिगेशन पढ़ने में, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। आप लोग ईमानदारी से ऑनेस्टली मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।